नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इंडोनेशिया का माउंट एबू वोल्केनो आजकल एक बार फिर खबरों में है। कई बार ये खबरों में रहता है क्योंकि ये इरप्ट होता रहता है। इस बार पुनः एक बार फिर से ये इरप्ट हुआ है, तो ये काफ़ी खबरों में है। तो इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अंत में फिर क्योंकि ये इंडोनेशिया में पाया जाता है, तो इंडोनेशिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम कवर करेंगे, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, माउंट ईबू में जो वोल्केनो है वो एक बार पुनः इरप्ट हुआ है। माउंट ईबू जो है ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है, हम आगे देखते हैं। तो स्ट्रेटो वोल्केनो है, ये आपने ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वोल्केनो स्ट्रेटो वोल्केनो का एग्जाम्पल है। तो माउंट ईबू का जो वोल्केनो है वो स्ट्रेटो वोल्केनो का एग्जाम्पल है। ये इतना भयंकर तौर पे इरप्ट हुआ कि इससे जो ऐशेज़ हैं वो एयर में 4 किलोमीटर तक गई, ऊपर 4 किलोमीटर तक इसकी ऐशें गई। अब यहाँ देखिए, इंडोनेशिया का जो हालमाहेरा आइलैंड है उसके नॉर्थ वेस्ट कोस्ट पे ये माउंट ईबू वोल्केनो पाया जाता है। ये इंडोनेशिया में बहुत एक्टिव वोल्केनोज है, उनमें से एक ये भी है। इंडोनेशिया का मोस्ट एक्टिव वोल्केनो में से ये एक है। कंसिस्टेंटली ये फ्रीक्वेंट इरप्शंस करता रहता है। पिछले कुछ सालों से लगातार यहाँ पे इरप्शन देखने को मिल रही है। ये 1377 मीटर के एलिवेशन पे है, अबव सी लेवल। ये वोल्केनो जो है ये ईस्ट से वेस्ट तक अगर इसकी बात करें तो 16 किलोमीटर का ये स्पैन है। ईस्ट से लेके तो वेस्ट तक ये पूरा कितना है, 16 किलोमीटर का है। और ये अगर नॉर्थ से साउथ की बात करें तो 13 किलोमीटर। तो देखिए, नॉर्थ से साउथ की बात करें तो 13 किलोमीटर, और अगर हम ईस्ट से वेस्ट की बात करें तो 16 किलोमीटर ये इसका पूरा स्पैन है। अब देखिए, 2030 में माउंट ईबू वोल्केनो में 21,000 बार इरप्शंस रिकॉर्ड की गई थी। आप खुद ही सोचो, एक साल में, सिर्फ एक साल में 21,000 इरप्शंस माउंट ईबू के वोल्केनो में रिकॉर्ड की गई। और इतनी ज़्यादा इरप्शंस ही इसे इंडोनेशिया का सेकंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो बनाता है। तो सवाल है कि फर्स्ट मोस्ट एक्टिव वोल्केनो इंडोनेशिया का कौन सा है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन माउंट ईबू जो वोल्केनो है ये सेकंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है इंडोनेशिया का। अब हमने बात करा है कि ये स्ट्रेटो वोल्केनो है। तो स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होते हैं? स्ट्रेटो वोल्केनो टॉल, स्टीप और कोन शेप के होते हैं। इस प्रकार से जो वोल्केनो होते हैं, टॉल हैं, देखिए टॉल है, स्टीप है, इस प्रकार से स्टीप है, और ये यहाँ पे ऐसे कोन शेप का है। इस प्रकार के वोल्केनोज होते हैं स्ट्रेटो वोल्केनोज। ये फ्लैटर शीट वोल्केनो से डिफ़र होते हैं क्योंकि इनकी हाई पीक होती है। इस प्रकार से इनकी हाई क्या होती है, पीक होती है, जो कि फ्लैटर शील्ड वोल्केनोज में देखने को नहीं मिलती है। प्राइमरीली जो सबडक्शन जोन्स होती हैं उनके ऊपर ये पाए जाते हैं। जो सबडक्शन जोन्स होती हैं ना, जैसे हमारे यहाँ पे ये एक प्लेट आ गई, ये दूसरी प्लेट आ गई, यहाँ पे ये पहली वाली, ये वाली जो प्लेट है ये यहाँ पे देखो सबडक्ट हो रही है। तो यहाँ पे ये जो जगह बनी है, यहाँ पे ये क्या हुआ, सबडक्शन जोन। तो इसके ऊपर धीरे धीरे ये ऐसे करके वोल्केनो पाया जाएगा। मुख्यतः जो स्ट्रेटो वोल्केनो होता है वो सबडक्शन जोन्स के अबव पाया जाता है। और ये मेजर पार्ट है एक्सटेंसिव वोल्केनिकली एक्टिव एरिया, जैसे कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ताइवान एक देश है जिसको ताइवान खुद बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन चाइना बोलता है कि हमारे अंडर है। ताइवान में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। ताइवान में अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है। कैसे? इसको मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है कि ताइवान में इतने भूकंप, इतने अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं। वहाँ पे मैंने आपको इसका रीज़न भी बताया कि ताइवान में इतने भूकंप क्यों आते हैं, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जी के फैक्ट्स भी कवर किए हैं। उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। आपके एग्जामिनेशन के लिए स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब देखिए, अर्थ में जितने भी इंडिविजुअल वोल्केनोज हैं उसमें से 60% वोल्केनोज स्ट्रेटो वोल्केनोज हैं। तो टोटल जितने भी वोल्केनोज हैं उसमें से जो 60% वोल्केनोज हैं वो कौन से वोल्केनोज हैं? वो आपके पास स्ट्रेटो वोल्केनोज हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। अब हमने बात करी कि ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। तो इंडोनेशिया से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख लेते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। जो इंडोनेशिया है वो छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर बना है। वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। यहाँ पे 17,000 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं। फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में इंडोनेशिया की।
फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इंडोनेशिया की पूरी दुनिया में, और लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है पूरी दुनिया में। 17,000 आइलैंड यहाँ पाए जाते हैं। इस कंट्री में आपको हाईएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया में है और सेकंड इंडिया में है। तो जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो ऑफिशियल मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन इनसे भी ज़्यादा जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो इंडोनेशिया में है और भारत में है। सबसे पहले इंडोनेशिया आता है, दूसरा भारत आता है। वर्ल्ड का जो मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो आइलैंड है पूरी दुनिया में, वो जावा है, जो कि इंडोनेशिया का है। तो जावा वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इंडोनेशिया नॉन अलाइन मूवमेंट का एक मेंबर था भारत के साथ। तो NAM नॉन अलाइन मूवमेंट थी कि हम ना तो कैपिटलिज्म की तरफ जाएंगे, ना ही कम्युनिज्म की तरफ जाएंगे, ना अमेरिका की तरफ जाएंगे, ना ही रशिया की तरफ जाएंगे। हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं। ये बना नॉन अलाइन मूवमेंट। नॉन अलाइन मूवमेंट को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने उसमें कवर किया है। जरूर देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इंडोनेशिया भी भारत की तरह, जैसे भारत ब्रिटिश कॉलोनी था, इंडोनेशिया डच कॉलोनी था। काफ़ी सालों तक इंडोनेशिया डच कॉलोनी रहा। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में आप सब जानते हैं कि कुछ समय तक पहले स्टार्टिंग में जापान काफ़ी पावरफुल था, तो जापान ने मार्च 1942 में यहाँ पे कब्जा कर लिया। तो यहाँ पे डच से सीधे इनके ऊपर कौन राज करने लगे? जापान, कुछ समय तक। लेकिन उसके बाद 1945 में जैसे ही जापान ने सरेंडर कर दिया वर्ल्ड वॉर 2 में, तो वहाँ पे इन्हें फ्रीडम मिल गई। अब देखो, 1945 में तो जापान यहाँ से चला गया, तो ये आज़ाद हो गए, मगर जापान से पहले इनके ऊपर डचों का राज था। डचों ने बोला कि हम आपको आज़ाद नहीं मानते। लेकिन फिर 1949 तक आते आते इनके ऊपर काफ़ी इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने लगा डचों के ऊपर, और फिर 1949 में इन्होंने इंडोनेशिया के इंडिपेंडेंस को एक्सेप्ट कर लिया। इंडोनेशिया लार्जेस्ट साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, ये भी आपने ध्यान रखना है। ये कुछ कंट्रीज़ के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, पापुआ न्यू गिनी, ईस्ट तिमोर, मलेशिया। ध्यान रखिएगा, भारत में अंडमान और निकोबार के साथ भी ये मैरीटाइम बाउंड्री को शेयर करता है। कैपिटल इसकी जकार्ता है, करेंसी द रुपया है, नेशनल एंथम इंडोनेशिया राया है, नेशनल गेम बैडमिंटन है, नेशनल बर्ड जावन हॉक ईगल है, नेशनल ट्री टीक है, नेशनल फ्लावर द पुष्पा बांग्सा है, और नेशनल एनिमल कोमोडो ड्रैगन है। बाली मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडोनेशिया की काफ़ी लंबे समय से। बाली को आइलैंड ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है, सीधा सवाल पूछा जा सकता है। कोमोडो ड्रैगन लार्जेस्ट स्पीसीज़ है लिजर्ड की पूरी दुनिया में, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में पाई जाती है। यहाँ पे इसको ऑफिशियल एनिमल भी माना जाता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का जो नेशनल एम्बलम है वो है एक मिथिकल बर्ड गरुड़। अब बताओ, ये गरुड़ कहाँ से आया है? ये गरुड़ आया है रामायण से, तो ये इनका नेशनल एम्बलम है। अब यहाँ पे इंडोनेशिया शब्द का ओरिजिन कहाँ से है? सबसे पहले इंडोनेशिया, ये जो शब्द है, ये ब्रिटिश लोगों ने इसके लिए यूज़ किया था। इंडोनेशिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंडस और नेसोस। इंडस लैंड बिसाइड द इंडस रिवर, जो आपके पास सिंधु रिवर है उसके बिसाइड जो लैंड है वो, और ग्रीक वर्ड से आया है नेसोस। एक लैटिन वर्ड है इंडस, एक ग्रीक वर्ड है नेसोस। इंडस मतलब लैंड बिसाइड द इंडस रिवर, नेसोस मतलब आइलैंड। तो वो आइलैंड जो कि इंडस रिवर के बिसाइड है वो है इंडोनेशिया। ये नाम दिया गया ब्रिटिश लोगों के द्वारा इंडोनेशिया को। जावा जो है वो मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है पूरी दुनिया का। 140 मिलियन पीपल्स यहाँ पे रहते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलस आइलैंड है पूरी दुनिया का। इंडोनेशिया 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला देश है पूरी दुनिया का। ये मैंने आपको पहले बताया, पॉपुलेशन मैंने नहीं बताई थी, तो पॉपुलेशन है 240 मिलियन पीपल्स। यहाँ पर एक केलीमुतु वोल्केनो है। इस वोल्केनो के ऊपर अगर आप जाएं, मतलब उस चढ़ाई को अगर आप चढ़ें और ऊपर अगर आप पहुंचते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी लेक्स मिलते हैं। इन लेक्स की क्या खासियत है कि इनका कलर जो है वो चेंज होता रहता है। सवाल है कि ये क्यों होता है? क्योंकि वोल्केनिक गैसेस इस लेक के वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो चेंज होता रहता है। ध्यान रखिएगा, केलीमुतु वोल्केनो। फिर एक माउंट तंबोरा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मैसिव इरप्शन देखने को मिली थी 1815 में, जिसकी जो आवाज़ थी वो 1930 किलोमीटर दूर तक से सुनाई दे रही थी। और इस इरप्शन में ये इतनी मैसिव थी कि 70,000 लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। माउंट तंबोरा। पाल्पा सीरीज़ ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जिसको लॉन्च तो यूएसए ने किया था 1976 में, मगर इसे ऑपरेट इंडोनेशिया के द्वारा किया जाता है। इंडोनेशिया फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री है जो इंडिजीनियसली अपने देश में खुद बने हुए सैटेलाइट सिस्टम को ऑपरेट करता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का नाम क्या है? पाल्पा। ये भी आपने ध्यान में रखना है। काराकोटाओ
वोल्केनो। इसमें 1883 में इरप्शन आई और अभी तक का सबसे डेडलीस्ट वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है। देखो बहुत ज़्यादा वोल्केनोज है इंडोनेशिया में, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे एक काराकटुआ भी आता है, उससे पहले भी मैंने आपको 2 बताए। काराकटुआ वोल्केनो 1883 में सबसे ज़्यादा इरप्शन हुई यहाँ पे, और ये सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट वोल्केनिक इरप्शन अभी तक के इतिहास में जो रिकॉर्ड की गई है वो यहाँ की गई है, काराकटुआ वोल्केनो। पासोला एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है इंडोनेशिया के सुम्बा में। यहाँ पे ये फेस्टिवल मनाया जाता है, सुम्बा, और नाम क्या है, पासोला। अब देखिए यहाँ पे वुडन स्पीयर्स जिनके ब्लंट टिप्स होते हैं, काफ़ी पैने ऐसे करके टिप्स होते हैं, उनको एक दूसरे जो राइवल टीम मेंबर्स होते हैं उनके ऊपर फेंका जाता है। अब इससे पहले तो वुडन स्पीयर्स के अलावा शार्प मेटल्स को एक दूसरे के ऊपर, जो राइवल टीम मेंबर्स हैं उनके ऊपर फेंका जाता था, और ह्यूमंस को मारने के लिए। और लिटरली आप ये देखो कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति इस फेस्टिवल में मर जाता था तो इसे प्राइड माना जाता था, काफ़ी गर्व माना जाता था। तो ये आपने ध्यान रखना है। पासोला हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है कहाँ पे, इंडोनेशिया के सुम्बा में। अब देखिए इंडोनेशिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, पाम ऑयल का। पहले मलेशिया हुआ करता था, लेकिन 2006 में मलेशिया को पीछे छोड़ के इंडोनेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना पाम ऑयल का। इंडोनेशिया की कंपनी है इंडोमी, इसने जीनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया क्योंकि इन्होंने लार्जेस्ट पैकेट बनाया इंस्टेंट नूडल्स का। अभी इंस्टेंट नूडल्स और नॉर्मल नूडल्स हैं उन्हीं जैसे होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा पैकेट बनाने वाली कंपनी बनी, और क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा पैकेट बनाया इंस्टेंट नूडल्स का तो इसलिए इनका नाम जीनिस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जो वीडियोस के बारे में मैंने आपको बताया उन सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा है, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, राइट आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।